आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वरंगल, खम्मम, नलगोंडा टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य एमएलसी पिंगली श्रीपाल रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट के दौरान श्रीपाल रेड्डी ने शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने और उनके कल्याण की दिशा में काम करने में सरकार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री को शिक्षक समुदाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में सहयोग का आश्वासन दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने श्रीपाल रेड्डी को उनकी चुनावी सफलता पर बधाई दी और विधान परिषद में उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के ढहने पर सफाई देने की मांग की। उन्होंने दोहराया कि तथ्यों का पता लगाने के लिए केवल उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच पर ही भरोसा किया जा सकता है। वो एक अंग्रेजी अखबार की उस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसमें खुलासा किया गया था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई टनल सिस्मिक प्रोटेक्शन 303+ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट, जिस कंपनी को 2005 में एसएलबीसी सुरंग का ठेका दिया गया था, उसने सुरंग में संभावित गलती क्षेत्र के बारे में चेतावनी दी थी, जहां ढहने की संभावना अधिक है। रिपोर्ट में इस खंड में चट्टान की ताकत में कमी भी पाई गई और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ये खंड जल असर वाला क्षेत्र था। जाहिर तौर पर एसएलबीसी सुरंग की दीवारों में रिसाव का पता लगने के तुरंत बाद तत्कालीन बीआरएस सरकार ने सुरंग निर्माण को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया था। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक आज आयोजित होने वाली है। बैठक में जातीय जनगणना और बीसी कोटा और एससी वर्गीकरण सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सरकार 7 और 8 मार्च को जातीय जनगणना और एससी वर्गीकरण को मंजूरी देने और बीसी कोटा और एससी वर्गीकरण के कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की भी योजना बना रही है। इस बीच एमएलसी के कविता ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। बीआरएस की एमएलसी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग और सरकार के अनुमान 46% राज्य में ओबीसी की आबादी है। हम चाहते हैं कि सरकार विधानसभा में 3 अलग अलग बिल पेश करे। कविता लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, जो कि वादे सरकार ने चुनाव में किए थे, उन्हें पूरा किया जाए। जातिगत सर्वेक्षण करने वाले राज्य नियोजन विभाग ने 2 फरवरी को नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। के कविता ने कहा कि आज एक कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो रही है, इसलिए तेलंगाना सरकार से मेरी मांग है कि 3 अलग अलग बिल पेश करे, एक शिक्षा के लिए, एक रोजगार के लिए और एक ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण के लिए। अगर ये सरकार अपनी बात पर चलना चाहती है तो मैं स्थानीय निकाय आरक्षण के लिए एक अलग बिल पेश करने की मांग करती हूँ, जो 46% आरक्षण के साथ हो। तेलंगाना में एमएलसी की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। यहां भाजपा के अंजी रेड्डी ने कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को चुनाव में करारी शिकस्त दी है। बुधवार को ही वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने आए। भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय ने कहा कि इस जीत के बाद अब कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अंजी रेड्डी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कांग्रेस का मुकाबला किया जा सकता है। भाजपा इस जीत के जरिए 42 विधानसभा क्षेत्रों, 6 लोकसभा क्षेत्रों, 13 जिलों और 217 मंडलों में अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव में शुरुआत में करीब 56 उम्मीदवार मैदान में थे, हालांकि 53 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद मैदान में केवल भाजपा से अंजी रेड्डी, कांग्रेस से नरेंद्र रेड्डी और बीएसपी से प्रसन्ना हरिकृष्ण ही बचे। वोटों की गिनती में भाजपा को 1,11,627 वोट मिले। तेलंगाना की मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद सीट्स पर भाजपा को जीत मिली। इससे पूरी भाजपा में जोश हाई है। तेलंगाना में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों सीटें जीतना छोटी बात नहीं है। इस चुनाव में भाजपा का जीतना इतना आसान नहीं था। ये दूसरी बार है जब तेलंगाना की जनता ने भाजपा का समर्थन किया है। ये तेलंगाना बचाओ भाजपा का समर्थन करने का सही समय है। ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गांव में ओपिनियन मेकर्स रहते हैं, वो टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, वो लोगों का चुनाव है। ये चुनाव एक जिला को परिमित नहीं है, लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है। 6 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ है, लगभग 240 मंडल्स में चुनाव हुआ है और लगभग 43 असेंबली सेगमेंट में
इसका चुनाव हुआ है। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतना, टीचर्स हो ग्रेजुएट्स हो, ये छोटा विषय नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं आकर हेलीकॉप्टर लेके मीटर्स वोटर्स मीटिंग में एड्रेस करना, पूरा मिनिस्टर्स को जिम्मेदार दिया है, एमपीस एमएलएस कारपोरेशन चेयरमैन जिम्मेदार दिया है। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी कर्नाटका में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। सिद्धरामैया सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण की तैयारी में है। ये आरक्षण कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में संशोधन करके लागू किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमली जामा पहनाने की रणनीति बनाई जा रही है। मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति करार देकर विरोध तो कांग्रेस सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को न्याय देने का कदम बता रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पुलिस आरक्षण के कदम से अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और दलित का समर्थन जुटाने का प्लान है। अहिंदा कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक है। यही वजह है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4% आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धरामैया सरकार ये संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बना रही है। इसके जरिए आरक्षण लागू किया जाएगा। सोने की तस्करी के आरोप में कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सोमवार रात को उन्हें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14.8 किलो गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था। रानिया ने अपनी बेल्ट में सोने की छड़ें छिपाई हुई थी। दुबई से लौटते समय डीआरआई की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में रानिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रानिया राव आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रानिया अपनी लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स की वजह से रडार पर थी। हाल के कुछ दिनों में उन्होंने करीब 30 बार दुबई की यात्रा की थी। इस दौरान वो 2.5 किलो सोना लेकर आई। रिपोर्ट के मुताबिक हर ट्रिप पर वो 12 से 13 लाख रुपए लेती थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 14 किलो सोना है किसका। जांच में यह भी पता चला है कि एक्ट्रेस सोने की तस्करी के लिए बार बार मेडिफाइड जैकेट और कमर में लगी बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। अपनी यात्रा के दौरान वो उन्हीं जैकेट और बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उस समय वो अपनी मॉडिफाइड जैकेट में सोने की छड़ें छिपा रखी थी। रानिया राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोका गया। तब उन्होंने कहा कि वो आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी हैं, जो डीजीपी कर्नाटका राज्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है। हालांकि पूर्व खुफिया सूचना के कारण उनकी तलाशी ली गई और सोना बरामद कर लिया गया। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाषा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। 3 भाषा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने को लेकर केंद्र पर हमला तेज करते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई समानता की मांग करना अंतर्राष्ट्रवाद नहीं है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में स्टालिन ने मनोरंजन जगत के दिग्गज फ्रैंकलिन लियोनार्ड के लोकप्रिय कथन का इस्तेमाल किया, जब आप विशेषाधिकार के आदी हो जाते हैं तो समानता उत्पीड़न जैसी लगती है। आरएसएस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जो लोग गोडसे की विचारधारा का महिमा मंडन करते हैं उनमें डीएमके और उनकी सरकार की देशभक्ति पर सवाल उठाने का दुस्साहस है, जिसने चीनी आक्रमण, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और कारगिल युद्ध के दौरान सबसे अधिक धनराशि का योगदान दिया। भाषाई समानता की मांग करना अंतर्राष्ट्रवाद नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रवाद कैसा होता है? अंतर्राष्ट्रवाद का मतलब है कि 140 करोड़ नागरिकों पर शासन करने वाले 3 आपराधिक कानूनों का नाम ऐसी भाषा में रखना जिसे तमिल लोग बोल भी नहीं सकते या पढ़कर समझ भी नहीं सकते। एमके स्टालिन ने कहा कि किसी भी तरह की भाषा थोपने से दुश्मनी पैदा होती है। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अर्जी सुनी। कोर्ट से उदयनिधि स्टालिन को मिली राहत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणियों के संबंध में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की अनुमति के बिना कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन के खिलाफ बिहार में नई एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या होगा कि अगर दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री कह दे कि इस्लाम को खत्म करना होगा। मेहता ने कहा कि कल्पना करें कि क्या अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने
ने इस्लाम उन्मूलन के बारे में बात की होती तो क्या होता। मेहता ने कहा कि क्या होगा अगर किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री कहते कि इस्लाम को ख़त्म करना होगा। यहाँ पर ऐसा केवल इसलिए है कि जिस समुदाय को ख़त्म करने की मांग की जा रही है वो हिंसक प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये नहीं कहा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिया गया बयान आपत्तिजनक है, देश का सौहार्द खराब करने वाला है। इस पर अदालत ने कहा कि अभी हम केस की मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।